दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान यूएस के वॉर की। इस टाइम पे यूएस के और ईरान के बीच में पीस चल रही है। टेम्परेरी पीस है, कभी भी वार हो सकता है, क्योंकि यूएस भी नहीं चाहता वार और ईरान भी इस टाइम पे फंसा हुआ है। ईरान ने कहा मैं हॉर्मुज खोल दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास जो सैंक्शन लग गया, जो मुझे घेर के रखा है, उसको छोड़ दो, यानी कि मैं ट्रेड और बिजनेस कर रहा हूँ। और यूएस कहता है कि आप पहले अपने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ो, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने को तैयार नहीं है। बीच में खबर आई है कि पुतिन ने बात की है ट्रंप से, काफी लंबी बात की, और उसने कहा कि जो ईरान के यूरेनियम है वो अपने पास रख लूंगा। लेकिन यूएस मानेगा नहीं मानेगा कह नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो ट्रंप भी चाहते हैं वार खत्म हो जाए, ईरान भी चाहता है। और एक और प्रॉब्लम आ रही है कि ईरान का जो ऑयल है वो बिक तो रहा नहीं, तो ये भी कहा जाता है उसके अंदर एक्सप्लोजन हो सकता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से ईरान भी थोड़ा सही करे कि भाई यहाँ पे वार रुक जाए। और सारा वर्ल्ड देख रहा है कि हॉर्मुज खुले तो यहाँ पे ट्रेड और बिजनेस कर पाए। और इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी, आप बताइए कि जो वार चल रहा है दोनों बीच के अंदर, यानी कि रुका तो हुआ है, इसमें क्या लगता है, क्या पीस हो जाएगी दोनों के बीच में, ये टेम्परेरी पीस? ये जो शुरू हुई थी ना वॉर, ये असल में पिछले साल 2025 में 13 फरवरी को इजराइल ने अटैक किया था पर ईरान पे, और 9 दिन बाद 22 को यूएसए ने ज्वाइन किया था। उस वक्त भी ऑब्जेक्टिव वही था, आज भी ऑब्जेक्टिव जो है उनका वही है। तो क्या कर देते हैं, तो मिशन ऑब्जेक्टिव था जो 2025 में था, वही ऑब्जेक्टिव अभी है। तो पहले तो सबसे पहले तो हमको ये देखना, एनालाइज करना है क्या उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हुआ तो कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और वो सारी चीज़ में हम बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो हमारे लोगों के लिए जो है जो जानने की ज़रूरत है कि ये सारी जो वॉर थी, इसका शॉर्ट टर्म में जो है हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव है। मेन चीज़ यही है। बाकी वो आपस में लड़ें करें क्या, उसका हमारे दर्शकों को या हमारे यहाँ पर जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका क्या लेना देना उस चीज़ से। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात तो यह है कि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, ये बात तय है। अगर पिछले साल अचीव हुए होते तो ये साल वो अटैक ना करते, और ये साल अटैक करने के बाद में भी उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव, अगर मान लीजिए आज तंग आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के यूएसए कह रहा है नहीं नहीं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही उनका ऑब्जेक्टिव था? वो तो खुली हुई थी, ठीक है। 180 जहाज रोज के वहां से आया जाया करते थे, वो बंद तो नहीं थी ना, तो वॉर के बाद में जो इन्होंने बंद किया। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी अकेले ईरान का कंट्रोल नहीं है। इन्होंने कैसे पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया? कोई भी आदमी साधारणतया वो नक्शा देखेगा ना गल्फ का, तो गल्फ के एक साइड में ईरान है, एक साइड में ये जीसीसी कंट्रीज, और उसके जहां पर आकर के ऐसा एक जो ट्रायंगल बन जाता है वो ओमान का गल्फ है। अब उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल जो हमारा डेकोरम है उसमें 21 नॉटिकल माइल तक की एक कंट्री की जो है वो हद होती है कि वो उसका पानी गिना जाता है। ईरान का जो वाटर्स हैं उसमें अगर हम जाते हैं, कोई भी शिप लेके जाएगा, तो एक स्वाभाविक है कि उसमें उनसे जाकर के परमिशन आप लेंगे, या वो कोई भी प्रोटोकॉल बनाता है या कोई एक प्रकार का रिजीम बनाता है कि भी आप निकलोगे तो देंगे। अभी जैसे स्वेज है, तो स्वेज कनाल से निकलते हैं तो इजिप्ट को टोल देते हैं। पनामा कनाल में से भी पनामा लिया करता था, जिसको ट्रंप जो है अभी उसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं ये टोल नहीं देनी, हम पनामा पे करेंगे, वो एक अलग विषय है। तो ऐसे ये जो बीच में आकर के नैरो हो जाता है ये स्ट्रेट, यहाँ वाइड है, वहां पर तो ठीक है भाई, एक हिस्से का 21 नॉटिकल माइल तक ईरान आ गया, एक साइड पे ये जीसीसी कंट्रीज के बॉर्डर आ गए। लेकिन जहाँ नैरो होता है ओमान के सामने, वहाँ कॉमन वाटर्स है, उसमें कोई अधिकार नहीं है ईरान को कि मैं यहाँ से टोल लूंगा, ठीक, क्योंकि ये यूएन के अंतर्गत मामला आता है। तो अगर वो जो काम कर रहा है लीगल कर रहा है, तो फिर क्या है कि भाई ठीक है, वहाँ से जो सप्लायर हैं और बायर हैं, जैसे हम बायर हैं या मान लो चाइना है या बाकी लोग हैं, वो आपस में तय करेंगे कि भैया भरनी किसने है। जो खरीद रहा है वो भरेगा टोल, या जो बेचेगा वो। तो इकोनॉमिक बात आ जाती है, वो लीगल है। अगर इलीगल है वो यूएसए का या इजराइल का विषय थोड़े है। मेरा जो अधिकार है कहीं पर कोई व्यापार करने का, उसमें मुझे रोका जाता है, और मेरे साथ में 50 कंट्री और जिनको रोका जा रहा है।
फिर तो हम सबको मिलकर के ही ईरान के साथ में या तो टेबल पे यूएन में बात करें, और या फिर दूसरे जो बातों से नहीं मानता उनका जो भी रास्ता है। तो ये सारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो सारी स्टोरी मैंने आपको नटशल में ये बता दी है। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर कि हमारे ऊपर हाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। देखिए करीबन $700 बिलियन तक हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जा रहा था, वो $50 बिलियन जो है हमारे नीचे आ गए हैं। मेन रीजन यही है कि आज हमारी जो परचेज थी ना जी हाइड्रोकार्बन की, वो हमें जो हम 60 65 $70 बैरल का खर्च रहे थे, वो हमारा 100 के ऊपर जाना शुरू हो गया है। रशिया से भी हमारी परचेज जो थी वो हमने इनके टैरिफ के चक्कर में यूएसए के साथ में हमको टैरिफ कम करवाने थे तो हमने वो भी किया है, नहीं तो रशिया से हम $50-55 पर बैरल लिया करते थे। तो ये सारी चीजें मिलाकर के हमारा $50 बिलियन का रिजर्व नीचे आ गया है। हम जो चौथे नंबर की हम दुनिया में जीडीपी बन चुके थे, हम छठे नंबर पर आ गए हैं क्योंकि हमारा रिजर्व जो है वो बहुत कम हुआ है। तो यह सारी चीजें तो इफेक्ट हमारे ऊपर है, शॉर्ट टर्म पे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैं मानता हूं क्योंकि ये जितने भी ये कंट्री आपस में लड़ रहे हैं ना जी वहां पे, ये सारे के सारे हमारे डिट्रैक्टर है, ये सारे के सारे जो है हमारा इनमें से कोई दोस्त नहीं है। ये सारे के सारे जो है समय समय पर ईरान भी हमको धोखा देता रहा है और सऊदी अरेबिया जो है सबका जो इस वक्त मेन राइवल है वहां पर ईरान का, इसने तो बहुत धोखे दिए हमको। लेटेस्ट तो उसने क्या किया कि इसके साथ में वो कर ली, हमारे साथ में ये कर रहा था। और जो इनके रामको कंपनी है ना जी, रिलायंस में 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जो बाद में क्योंकि हमने देखा ये तो पाले बदलने वाले लोग हैं, तो इन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ में जो है अकॉर्ड कर लिया, अपना मिलिट्री ट्रीटी कर ली। तो ये कोई हमारा दोस्त नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे हक में है कि ये जितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे उतना ज़्यादा हमें फायदा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमारी फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, हमारी जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा, प्लस दूसरा आप इंडिजिनसली अगर लोकल में आप बात करेंगे ना जी, सप्लाई चेन आज ऐसा हो गई है सूर साहब कि ये जो ज़मीन के अंदर से जितना भी ये पेट्रोकेमिकल जो हाइड्रोकार्बन निकलता है ना, ये सिर्फ हमें लगता है कि पेट्रोलियम, ऐसा नहीं है। इसके तो आपको पता है डीजल भी है, पेट्रोल भी है, इसमें एविएशन फ्यूल भी है, इसमें केरोसिन भी है, इसमें से वैक्स भी निकलनी है, इसमें से हमें बिटुमेन भी मिलता है सड़कें बनाने के लिए, इसी में से प्लास्टिक तो कब तो पूरा जो भी मूल है वो इधर इसी में से है, जमीन से निकलना। तो और उसके बाद में जो एलपीजी और सीएनजी वो उसकी शॉर्टेज आनी शुरू हो गई। तो सब कुल मिलाकर के ना हमारी यहाँ पर सप्लाई चेन भारत में इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, प्लास्टिक और सिंथेटिक यूज हो रहा है, उसकी कीमतें बढ़ गई। गैस ना होने के कारण से जिन जिन यूनिट्स में जो एलपीजी पे चलते थे उनको तकलीफ आनी शुरू हो गई। और तो और फर्टिलाइजर में अपना फॉसिल फ्यूल के जो बाई प्रोडक्ट्स है ना वो यूज होते हैं, तो हमारी फर्टिलाइजर की भी सिक्योरिटी आज तो भारत तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर तो बाकी तो चलो चलिए मान लीजिए इंडस्ट्री अगर 10% 20% नीचे आती है ना तो वो एडजस्ट हो जाती है। किसान को अगर आपने फर्टिलाइजर महंगा दे दिया यहाँ पर तो हाहाकार हो जानी है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे ऊपर बहुत अधिक इनका प्रभाव पड़ रहा है इस वक्त। और हमें जो सोचना है, क्योंकि हर बात तो देखिए क्या होता है कि जो समस्या है उसका समाधान भी है। आज जो सरकार कर रही है वो टेम्परेरी मेजर्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ये बात सोचना चाहिए। और जितने भी हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं उनके लिए मेरी सजेशन है कि आप सरकार को जब जगह जगह पे बात होती है ना लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए जो लोग मजबूर करें कि आप ये आज तो चलो ठीक है महीना 2 महीने में मान लो जंग बंद हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें वापस क्योंकि मिडल ईस्ट जो वेस्ट एशिया है सर, ये मेरी बात नोट कर लेना, फॉर ऑल द टाइम्स टू कम इज गोइंग टू बी ए डिस्टर्ब्ड एरिया। और ये सप्लाई चेन आपकी हमेशा डिस्टर्ब होती रहेगी। आपकी जो सप्लाई चेन है वो रशिया में भी ढूंढनी है, आपको सप्लाई चेन वेनेजुएला में भी ढूंढनी है, आपको आपकी जो सप्लाई चेन है ना और भी बाकी कंट्री से भी ढूंढनी है। और इसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो उसके लिए किसी ना किसी के सामने जाकर के भीख मांगती रहनी है। आज भगवान ने हमें जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है थोरियम का जो फाइनल स्टेज है ना उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, कि अगर देखिए एनर्जी जो है हमने अगर यहाँ पर अपनी पूरी तरह से टैप कर ली, हमको इनके पास जाकर के जरूरत ही नहीं है 500-700 साल तक या 1000 साल तक जो पेट्रोलियम की भीख मांगने की।
तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म में हम बहुत मजबूत होकर के अपने रिसोर्सेज को सिक्योर कर करके और अगर आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपका ये जो रिएक्टर अभी हमने क्रिटिकल किया, आपको पता है 10 साल तक इसके आसपास के जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो एजिटेशन करते रहे, ये पोल्यूशन हो जाएगी, यहाँ पर जो है फिशरमैन है, यहाँ का जो अपना ये मेरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप समझे, ये सारे काम जो कर रहे थे ना, उसके सामने हम लोगों को सजग रहना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा। आपने तो काफी बार इस चीज पे शो किया है ना, आपको तो नॉलेज है इस बात की कि 66 में हमारे उन्होंने जो जो बाबा साहब थे, उसके बाद में 70 और जो है हमारे साइंटिस्ट मरवा दिए। तो हमको उसका प्रहरी रहना है, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स की सिक्योरिटी गारंटी है। जो रिएक्टर्स हैं, जो हमारा थोरियम के जो काम है, वो उसका हमको हमारे जो भारतीय हैं सबको उसका प्रहरी रहना है कि उसके प्रोग्राम में किसी प्रकार से या कोई सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, ये सो कॉल्ड कोई चर्चिज के बिशप या कोई डीप स्टेट वाले ये रोक ना पाए। तो मैं मानता हूँ ऐसा कि लॉन्ग टर्म में तो कोई हमें हिला नहीं सकता। अगर हम सजग हैं, हम कॉशियस हैं, हम सिक्योरिटी कॉन्शियस हैं, कोई हमें हिला नहीं पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो इसका सूसा बहुत बड़ा अपने ऊपर प्रभाव आ रहा है। अब वापस मैं लौटता हूँ कि जो भी ईरान का जो है, देखिए दो चीज़ें हैं जो नॉर्मली जो थिंक टैंक्स है वो कहते हैं 450 किलो यूरेनियम इसने प्रोसेस किया था। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि अभी रशिया ने ये बताया है कि भाई 11 टन इनके पास में प्रोसेस यूरेनियम है, और वो उसने अपने आप को अमेरिका को सजेस्ट किया है कि आप चाहो तो मैं बीच में जो है मीडिएट कर सकता हूँ। तो ये कितना भी क्वांटिटी कितनी भी हो, अगर मैं कहता हूँ 450 किलो है ना, तो वो भी सफिशिएंट है। इतने ज़्यादा उसमें से जो है वो एटम बम बन सकते हैं कि उसमें से आधा दुनिया है तबाह हो सकती है। अब जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव था पिछले साल का, और वो ये था कि जो इनके प्रोसेस यूरेनियम में है, वो प्रोसेस यूरेनियम जो है वो अमेरिका अपने कब्जे में दे दे, जिसको ईरान देने को तैयार नहीं है, और ईरान देगा भी नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि उसकी इतनी बड़ी लेवरेज है। अगर उसने वो सरेंडर कर दी तो फिर उसके पास में दूसरा कोई हथियार नहीं रह जाएगा इनको काउंटर करने के लिए, तो ये उसने देना नहीं है। और अगर इसको छोड़ करके, ये शर्त छोड़ करके कि हाँ ठीक है आप अपना यूरेनियम है अपने पास में रखिए, या एक शर्त और बीच में पाकिस्तान ने तजवीज़ की थी कि 6 साल तक ईरान जो है वो अपनी कोई भी ये जो एक्टिविटी है न्यूक्लियर ये शुरू नहीं करेगा। तो 6 साल बाद क्या, आज नहीं शुरू करेगा, 6 साल बाद शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इनके ऊपर अगर यूएस से मान जाता है तो सर सबसे बड़ा ब्लंडर जो है ये ट्रंप कर देगा। क्यों, और दूसरे जो पिछले साल की जंग और ये साल की जंग है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इसने फूके हैं ना, वो जीरो हो जाएंगे। तो ये शर्त तो माननी ही नहीं चाहिए इनको। और दूसरी बात जो है, अभी वो हॉर्मुज़ वगैरह का ये सब कर रहा है, मैंने तो उसके ऊपर चर्चा कर ही ली है कि वो तो साझे वाटर है, ओमान का भी है, इनका भी है। हाँ, और अगर टोल देना बनता भी है, बाकी जगह दे रहे हो तो उसको निगोशिएट करो, कैसे करना। वो कुछ स्ट्रेटेजिक चीज नहीं है सर, वो इकोनॉमिक। देखिए एक बात मैं आपकी यहाँ पे एग्री नहीं करूंगा। पैनामा कनाल होंगे, सुएज कनाल होंगे, वो तो उन्होंने खुद बनाई है। वो तो ये जो आपका यहाँ पे जो जगह है हॉर्मुज़ की, ये तो नेचुरल है। अब ये अगर यहाँ पे टोल लेंगे तो हम अपना वो भी ले लेंगे मरक्का स्ट्रेट पे, कि यहाँ जो शिप पास करेगा उससे टोल लेंगे, क्योंकि हम सिक्योरिटी देखते हैं सबकी। तो ये तो नाजायज बात है, ये तो हो नहीं सकती। हाँ जी, नहीं, मेरा पॉइंट उसमें टोल का ये था कि 21 नॉटिकल माइल्स जो है ना जी, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज आपको अलाउ करती हैं कि वो पानी आपका है। अब उसका क्या रंग स्वरूप है कि उसमें आपको मान लीजिए, जैसे वैसे तो अभी आपको मैं बताता हूँ ना कि हमारे यहाँ पर से हमारी जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल वाटर्स हैं, मान लो इधर से गुजरात से शुरू होते हैं, पूरी पेरीफेरी में ऊपर बंगाल तक जाते हैं, तो हमारे नज़दीक भी जहाज आ जाते हैं हमारे वाटर्स में, तो हम उससे टोल वोल नहीं लेते। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने बाईपास यहाँ से करना है, कोलंबो जाना है, तो हमारे पानी में से होकर के गुजर गया, वो जो है इंटरनेशनल पानी की बात छोड़ दीजिए, तो हम थोड़े लेते हैं। उसी स्तर पे देखेंगे तो दुनिया के किसी मुल्क को भी अख्तियार नहीं है क्यों लो ले। लेकिन ये चीज़ों के ऊपर जो है, ये बात आप यूएन में बैठ करके कर सकते हो, लेकिन उससे कोई स्ट्रेटेजिक हल नहीं है मेनली। और जो देखिए कि जो इजराइल है उसका स्टैंड बड़ा क्लियर है। इजराइल कहता है कि वो यूएसए के अपने टर्म उसमें जो है होंगे ऑब्जेक्टिव, मेरे अपने ऑब्जेक्टिव है।
वो कहता है कि मुझे पता है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप नहीं किया तो मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा है। वो उसका उनका डॉक्ट्रिन है, और ये बात पिछले कई सालों से एम्पली ईरान जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जो इजराइल मानता है उस बात की तस्दीक ईरान कर रहा है। ईरान कर रहा है, हमास को क्रिएट करके ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह को क्रिएट करके ईरान कर रहा है, हुथी को क्रिएट करके। इजराइल वाले बड़ा क्लियर कहते हैं कि हम आपकी सीजफायर जब हो गई थी ना, तब भी उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने बंद नहीं किए थे। ईरान को वो भी मंजूर नहीं है। वो कहता है कि मेरे जो है इधर दो हाथ, इधर जो हमास है, इधर हिजबुल्लाह है, उनको कोई भी डैमेज जाएगा वो मुझे मंजूर नहीं है। तो इजराइल तो वो बंद करेगा नहीं, हिजबुल्लाह पे अटैक बिल्कुल बंद करेगा नहीं। दूसरा, अगर यूएस से ये मान जाता है कि ठीक है, उसमें क्या होता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, उसको बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि एक शुगर कोटेड कर दिया जाता है कि हाँ जी ठीक है, कुछ साल तक ये यूरेनियम नहीं देगा या ऐसा कर लेगा या फलाने कस्टडी में रहेगा, या पाकिस्तान जो है वो बिल्लियों के बीच में बंदरों के बीच में बिल्ली बैठा हुआ है, पाकिस्तान कह देता है ठीक है जी हम कस्टोडियन बन जाते हैं, इनके यहाँ पर जो यूरेनियम है हम गारंटी देंगे। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें होती हैं। वो बात की बात है कि पाकिस्तान की गारंटी की वैल्यू जीरो भी नहीं है। जिस कंट्री ने खुद दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके अब्दुल कादिर खान ने सारी दुनिया में न्यूक्लियर सीक्रेट बेच दिए, उसकी क्या गारंटी मानेगा कोई? अभी बातें चल रही है कि ठीक है कि भाई हम जो है जो यूरेनियम इनका ईरान का है वो पाकिस्तान जो बोलेगा हम कस्टडी ले लेते हैं जी। किस चीज की कस्टडी और जो लेने वाला उसकी गारंटी क्या है? तो ये सारी बातें जो चल रही हैं, लेकिन इनसे इनका इजराइल की एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा खतरा रहने वाला है अगर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है अब कि इनकी पाकिस्तान की रोल की। पाकिस्तान ने क्या किया था कि इनका सऊदी अरेबिया के साथ में एक अकॉर्ड है, डिफेंस अकॉर्ड। ये जो वॉर चल रही थी, ये वॉर उस हद तक पहुंच चुकी थी कि ईरान क्या है कि यूएसए पे तो अटैक कर नहीं सकता, यूएसए तो बहुत दूर बैठा हुआ है। तो क्या कर रहा था ईरान, सो कॉल्ड यूएस की जो प्रॉक्सीज थी या जहां पर यूएस के बेसिस थे वहां पर अटैक कर रहा था। मतलब यहां तक पोजीशन आ गई थी कि यूएई से हमें न्यूज आ रही है कि जो बुर्ज खलीफा है ना, पूरे यूएई में सबसे ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी बुर्ज खलीफा की हो रही है, और उसमें इजराइल ने अपने जो आयरन डोम थे उसमें से उसके जो पूरे के पूरे सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की हुई है। कि इनका टारगेट था इसका ईरान का कि भाई मैंने यूएई में सबसे बड़ा उनका सिंबल है ना, जो एक उनका एक टूरिज्म का, उनका ट्रेड का, तो वो बुर्ज खलीफा है। इसी तरह से उन्होंने जो अपने अरामको की रिफाइनरीज हैं उस पर जगह टाइम टू टाइम सऊदी में हमले कर रहे थे, और जो जिस मरहले पे जंग पहुंच गई थी उसमें यह पोजीशन आ चुकी थी कि सऊदी को बहुत बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए थी यूएसए की। यूएसए वहां से यूएसए की जो प्रोटेक्शन थी वो तो उन्होंने उनके यहाँ पर जो डिफेंस उनके थी थर्ड मिसाइल से या पैट्रियट थे वो तो उल्टे निकाल करके इजराइल में भेज दिए थे। तो इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली पाकिस्तान के साथ में उनका अकॉर्ड जो है फैसिलिटेट करवा दिया था कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी देगा। और अब ये जो पोजीशन पे जंग आ गई थी उसमें ये था कि वो सऊदी बार बार कह रहा था इनको कि हम देख, अकॉर्ड का मतलब ये होता है, उसका यही था कि किसी भी एक देश के ऊपर अगर दूसरा तीसरा मुल्क हमला करता है तो जिसके साथ आपकी संधि हुई है वो आपके मिलकर लड़ेगा। ठीक है, अब उसमें क्या था कि अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहते हो, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहोगे इसमें? कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं जी कि ये जंग में पाकिस्तान अपने मफादात को देखता हुए, अपने लाभ को देखते हुए वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है ये पूरे के पूरे मैटर को, जबकि मीडिएटर जो होते हैं उनका रोल होता है कि उसमें जाकर के दोनों पक्षों की बात रख करके बात को खत्म किया जाए। ये देखिए, पाकिस्तान तो एजेंट है। जो अमेरिका कहता है वो ईरान को सुना देता है कुछ चेंज करके, जो ईरान कहता है वो पाकिस्तान को, यूएस को सुना देता है। तो पाकिस्तान का अपना दिमाग तो है नहीं बीच में। लेकिन आपको क्या लगता है कि वार खत्म हो जाएगा जो रशिया इस टाइम पे मेडिएट कर रहा है इस वार के अंदर? नहीं, देखिए मेरा कंक्लूजन ये है कि
अगर इन्होंने अपने जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव थे वो इनको चाहिए तो वॉर खत्म नहीं होगा। और दूसरा बात है, अगर ये डर करके वार खत्म करते हैं तो एक बात समझ के चलिए कि ईरान जो है, ईरान को बेनिफिट कितने हैं। पहली चीज तो ये है, उसका खाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके पास बहुत से रिसोर्सेज है, वो रीबिल्ड कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात, ईरान जो है एक सिंबॉलिकली बहुत बड़ा एक विक्टर बनकर के उभरेगा दुनिया में, ठीक है। और जितने सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर, ये इनको लिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें में होगा कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो मेन लेकर के चाहते थे कि बंद करें, वो नहीं होगा। एक और चीज़ समझ के चलिए कि इन्होंने एक बदमाश पैदा कर दिया है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वेस्ट एशिया में, जो इनकी हेजेमनी चलती थी। देखो, ईरान के लिए जितना बड़ा दुश्मन इजराइल है, उससे बड़े दुश्मन सऊदी अरेबिया है, ठीक है, या बाकी वहाँ के सुन्नी कंट्री हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इजराइल तो बहुत ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड कर लेगा, लेकिन ये बाकी के लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये क्या है कि वो भेड़ों को भेड़िए के सामने डाल करके यूएसए निकल जाएगा। ये मेरा कंक्लूजन है, अगर वो प्रीमेच्योर तरीके से वॉर को बंद कर देता है तो। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बात, एक तरफ मैं यहाँ कह दूं, कंक्लूजन मैं ही बात करता हूँ, ईरान इस टाइम पे परेशानी में है क्योंकि उसका जो ऑयल नहीं निकल रहा। तो ये कहा जाता है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कुएं ऑयल के वहां पे कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कुछ आग लग सकती है, भी बात है। फिर यूएस चाहता था कि वार खत्म हो। यूएस का जो मेन पर्पस था वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर उसको छोड़ करके यूएस पे एग्रीमेंट करता है तो ट्रंप की बदनामी होगी यूएस के अंदर भी, बाहर भी, कि आपने वार क्यों किया, यहाँ तो सारा कुछ ठीक था। तो वार का एक पर्पस भी था। और लेकिन ईरान के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देगा, इस पे बात करेंगे। फिर क्या रशिया ने जो कहा है कि मैं ईरान के जो आपका न्यूक्लियर चीजें, न्यूक्लियर उनका या उनका यूरेनियम है, उसको अपने पास रख लूंगा, इस पे चर्चा होगी, इस पे एग्रीमेंट होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, वॉलेटाइल सिचुएशन है। आज कोई एग्रीमेंट होगा तो कल फिर टूट जाएगा। यहाँ पे पीस हो नहीं सकती, परमानेंट पीस का कोई सोल्यूशन नहीं रखता, क्योंकि ईरान इतना अड़ियल है। ईरान का अपना एजेंडा है। ईरान ने हुतीस खड़े कर दिया, हमास खड़े कर दिया, ईरान ने हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया। और ईरान जैसी कंट्री पीस चाहती नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल की अपनी प्रॉब्लम है कि उसको अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को सर्वाइव करना। तो इजराइल यहाँ पे ईरान के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा जब भी ईरान को ऐसी गड़बड़ करेगा। नहीं तो वही हाल होगा, ईरान के ऊपर दोबारा जैसे हमास ने अटैक किया फिर कोई अटैक करेगा। और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इस टाइम पे एक हिसाब से फंस गई हैं इस वार के अंदर। और अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी के बाहर निकल जाऊं। ट्रंप फंस गया है, ट्रंप चाहता है मैं बाहर निकल जाऊं, मेरी वाहवाह हो जाए, वो हो नहीं रही। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पूरी सिचुएशन इस टाइम पे बड़ी वॉलेटाइल है। लेकिन देखते हैं क्या टेम्परेरी पीस होती है, नहीं होती, किसे क्या एग्रीमेंट हो है, उस पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कुछ आप कहिए, फिर खत्म करते हैं। नहीं, मेरा तो एक ट्रंप को देख करके एक ही वो शेर याद आ रहा है कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल ठीक बात। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।